मध्यम वर्गीय मोहल्ले की तंगलियों में सुबह की हलचल शुरू हो चुकी थी। राघव अपने साधारण से घर के आंगन में खड़ा होकर पुराने हैंडपंप से बाल्टी भर रहा था। उसके पिता, जो शहर की एक छोटी सी दुकान पर काम करते थे, पास ही बैठे अखबार पढ़ रहे थे। राघव का जीवन बहुत ही सीमित था। फटी हुई किताबों पर जेल चढ़ाना, अपनी साइकिल की चेन बार बार ठीक करना और माँ के हाथों का बना सादा भोजन। राघव स्वभाव से बहुत ही गंभीर और कम बोलने वाला लड़का था, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी सच्चाई थी जो बिना बोले ही बहुत कुछ कह जाती थी। उसी शहर के दूसरे छोर पर एक भव्य कोठी थी जहां पल्लवी का बसेरा था। पल्लवी के पिता शहर के सबसे बड़े सर्राफा व्यापारी थे। पल्लवी जब सुबह तैयार होकर अपने घर से निकलती तो ऐसा लगता मानो बसंत की पहली किरण ने धरती पर कदम रखा हो। उसकी रेशमी चोटी में लगा लाल रिबन और उसकी आंखों में छाई वो शरारत पूरे स्कूल के बच्चों के आकर्षण का केंद्र होती थी। राघव और पल्लवी एक ही स्कूल में पढ़ते थे। वह स्कूल जहां ऊंच नीच का भेद तो नहीं था, पर राघव के मन में हमेशा एक संकोच रहता था। पल्लवी जब अपनी चमचमाती गाड़ी से उतरती तो राघव अक्सर अपनी पुरानी साइकिल को किसी कोने में छिपा देता था, ताकि उसे पल्लवी के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। लेकिन पल्लवी इन सब बातों से कोसों दूर थी। वह चंचल थी, बेबाक थी और उसकी हंसी पूरे कॉरिडोर में गूंजती थी। कक्षा में राघव हमेशा पीछे की बेंच पर बैठता था। वहां से उसे पल्लवी की पीठ और उसके हिलते हुए बालों का जूड़ा साफ नजर आता था। राघव पढ़ाई में तो होनहार था, पर जब भी पल्लवी उसके पास से गुजरती उसके हाथों की कलम कांपने लगती थी। उसे पल्लवी की वो हल्की सी खुशबू जो मोगरे के फूलों जैसी थी, बेचैन कर देती थी। राघव को आज भी वो दिन याद था जब मूसलाधार बारिश हो रही थी। स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी, लेकिन पल्लवी की गाड़ी अभी तक उसे लेने नहीं आई थी। वह स्कूल के बरामदे में खड़ी होकर भीगती मिट्टी को देख रही थी। राघव अपनी साइकिल के साथ पास ही खड़ा था। उसने देखा कि पल्लवी के कंधे ठंड से सिकुड़ रहे हैं। बहुत हिम्मत जुटाकर राघव उसके पास गया और अपना पुराना लेकिन साफ स्वेटर उसकी ओर बढ़ा दिया। पल्लवी ने चौंक उसे देखा। राघव की धड़कनें उस वक्त 120 की रफ्तार से दौड़ रही थी। इसे पहन लो, तुम्हें ठंड लग जाएगी, राघव ने बहुत ही धीमी और कांपती आवाज में कहा। पल्लवी ने उसकी आंखों में झांका। राघव की उन मासूम आंखों में अपने लिए ऐसी निस्वार्थ परवाह देखी कि वह मना ही नहीं कर सकी। उसने मुस्कुराते हुए स्वेटर ले लिया और कहा, शुक्रिया राघव, तुम बहुत अच्छे हो। पल्लवी का वो छोटा सा वाक्य राघव के लिए किसी बड़े पुरस्कार जैसा था। उस रात राघव अपनी चारपाई पर लेटा आसमान के तारों को देख रहा था और उसके कानों में बस पल्लवी की वही आवाज़ गूंज रही थी। उसे पता था कि पल्लवी के खिलौने और उसकी दुनिया सच से बहुत अलग है, लेकिन उस मासूम उम्र में राघव का दिल पल्लवी को अपनी पूरी दुनिया मान चुका था। वह रात भर अपनी फटी हुई कॉपी के पीछे से लगा लेता। ये केवल एक आकर्षण नहीं था, ये राघव के पवित्र और निश्चल प्रेम की पहली आहट थी, जो आने वाले समय में गहरा सैलाब बनने वाली थी। समय अपनी गति से पहिया घुमाता रहा। जैसे जैसे कक्षाएं आगे बढ़ीं, राघव अपनी सादगी के साथ साथ अपनी कुशाग्र बुद्धि के लिए पूरे स्कूल में पहचाने जाने लगा। ये पढ़ाई में इतना अव्वल था कि बड़े बड़े घरों के बच्चे भी कठिन सवालों को हल करने के लिए राघव की मदद लेते थे। अब पल्लवी का एक ऐसा लड़का है जो भले ही कम बोलता है, पर उसका दिमाग बिजली की तरह तेज चलता है। पल्लवी अक्सर अपनी पढ़ाई की उलझनों में लेकर राघव के पास आने लगी। राघव, क्या तुम मुझे ये गणित का सवाल समझा सकते हो? पल्लवी अपनी मीठी आवाज़ में उससे पूछती तो राघव के लिए जैसे दुनिया ठहर जाती। वह बहुत ही धैर्य और सरलता से उसे समझाता। धीरे धीरे उनके बीच एक अनकही सी दोस्ती पनपने लगी थी। पल्लवी अब उसे केवल एक सहपाठी नहीं बल्कि अपना सबसे भरोसेमंद दोस्त मानने लगी थी। राघव के लिए तो पल्लवी का उसके पास बैठना ही किसी सपने के सच होने जैसा था, लेकिन किस्मत के पन्ने कुछ और कहानी लिख रहे थे। राघव के घर की स्थिति दिन ब दिन कठिन होती जा रही थी। राघव के पिता, जो एक छोटी सी दुकान के भरोसे पूरा घर चला रहे थे, अब भारी बोझ तले दबने लगे थे। राघव अकेला नहीं था, उसका एक छोटा सा भाई और एक छोटी बहन भी थी, जिनकी पढ़ाई और भविष्य की चिंता पिता के रातों की नींद उड़ा रही थी। एक शाम जब राघव अपनी किताबों में डूबा हुआ था, उसने आंगन में अपने माता पिता की दबी हुई आवाज़ें सुनी। इस प्राइवेट स्कूल की फीस अब हमारे बस की बात नहीं है। पिता की आवाज़ में गहरी हताशा थी। 2 और बच्चे हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है। राघव पढ़ने में तेज है, वह सरकारी स्कूल में भी पास के सरकारी स्कूल में डालना होगा। राघव की माँ की आंखों में आंसू थे।
पर राघव वहाँ बहुत खुश है। उसकी दोस्ती, उसका माहौल, मजबूरी को समझो। पिता ने लंबी सांस छोड़ते हुए कहा। राघव के हाथों से कलम छूट गई। उसके सीने में एक अजीब सी टीस उठी। उसे स्कूल छोड़ने का उतना दुख नहीं था जितना पल्लवी से दूर होने का डर था। वह पल्लवी जिसके एक मुस्कान के लिए वह पूरे दिन का इंतजार करता था, अब शायद उसे कभी नहीं देख पाएगा। सरकारी स्कूल के उस पुराने और धूल भरे कमरों में राघव का मन कहीं कम ही लगता था, लेकिन अपनी पारिवारिक स्थिति और पिता की मेहनत को देख उसने अपनी पूरी जान पढ़ाई में झोंक दी थी। उसे याद था कि कैसे उसके पिता आज भी उसी छोटी सी दुकान पर सुबह से रात तक पसीना बहाते हैं ताकि घर का चूल्हा जल सके और तीनों बच्चों की पढ़ाई पूरी हो सके। राघव जब भी उस दुकान के पास से गुजरता, अपने पिता को पुराने लकड़ी के काउंटर के पीछे काम करते देख उसका सीना गर्व और दुख दोनों से भरा था। उसे पता था कि उसके पिता ने उसकी पढ़ाई के लिए अपनी कितनी ही इच्छाओं का गला घोटा था। इधर पल्लवी के लिए राघव का अचानक स्कूल छोड़ देना एक सदमे जैसा था। उसने कई बार अपने टीचर से पूछा, अपने दोस्तों से पूछा, पर किसी को सही से पता नहीं था कि राघव कहाँ गया है। पल्लवी को वो पुराना स्वेटर आज भी याद आता था जो राघव ने उसे उस बारिश वाली दोपहर में दिया था। वह अक्सर अपनी बालकनी में खड़ी होकर शहर की उन तंग गलियों की तरफ देखती जहाँ कहीं राघव का घर था। वक्त अपनी रफ्तार से गुजर रहा था, लेकिन राघव के दिल की घड़ी जैसे उसी बचपन के मोड़ पर ठहर गई थी। सरकारी स्कूल और फिर कॉलेज के व्यस्त पढ़ाई के बीच भी राघव का मन हर पल उस मोगरे जैसी खुशबू और पल्लवी की खिलखिलाती हंसी को ढूंढता रहता था। वह बड़ा हो गया था, उसके कंधों पर अब जिम्मेदारियों का बोझ था, लेकिन उसकी आंखों में आज भी वही मासूम इंतजार बाकी था। कभी कभी जब शाम को वह अपने पिता की उस छोटी सी दुकान का काम खत्म करके घर की ओर निकला, तो उसके कदम अपने आप पल्लवी के मोहल्ले की तरफ मुड़ जाते थे। वह जानता था कि वह रास्ता उसके घर का नहीं है, फिर भी एक अनजानी खींच उसे उसी तरफ ले जाती थी। पल्लवी का घर शहर के उस रईस इलाके में था जहाँ की सड़कें चौड़ी और साफ थी और जहाँ की हवाओं में भी अमीरी की गंध थी। राघव अपनी पुरानी और खटारा हो चुकी साइकिल पर सवार होकर धीरे धीरे उस गली से गुजरता। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता, इस उम्मीद में कि शायद पल्लवी अपनी बालकनी में खड़ी मिल जाए, शायद वह अपनी उसी सफ़ेद गाड़ी से उतरते हुए दिख जाए, या शायद महज उसकी एक झलक ही मिल जाए तो जो राघव के पूरे दिन की थकान मिटा दे। वह पल्लवी की कोठी के बड़े से लोहे के गेट के सामने से गुजरते हुए अपनी साइकिल की रफ्तार धीमी कर देता। उसकी नज़रें उस घर की हर खिड़की, हर पर्दे, हर कोने को बड़ी हसरत से निहारती थी। क्या वह अब भी वैसी ही दिखती होंगी? क्या उसने अपनी चोटी में अब भी वही लाल रिबन बांधना छोड़ दिया होगा? क्या उसे याद होगा वो लड़का जिसने उसे बारिश में स्वेटर दिया था? यही सवाल राघव के मन में चलते रहते थे। कई बार वह घंटों उस गली के नुक्कड़ पर खड़ा रहता है, इस बहाने से कि शायद कोई जान पहचान वाला ही मिल जाए या किस्मत से पल्लवी की एक झलक दिख जाए। लेकिन नियति उसे इससे खेल रही थी। कभी पल्लवी के घर की लाइटें बंद होती तो कभी वह घर से बाहर होती। हफ्तों, महीनों और फिर साल बीत गए, लेकिन राघव को पल्लवी के दर्शन नहीं हुए। हर बार जब वह उस गली से खाली हाथ और उदास मन से लौटता तो उसे अपनी गरीबी और अपने पिता की उस छोटी सी दुकान की हकीकत याद आ जाती। उसे महसूस होता कि पल्लवी एक आसमान का तारा है और वह ज़मीन की धूल पर। फिर भी अगले दिन उसका मन फिर से उसी गली में जाने को मचल उठता। उसके लिए पल्लवी को देखना कोई वासना नहीं थी, बल्कि एक इबादत थी। वह अपनी फटी हुई डायरी के पन्नों पर पल्लवी की याद में चंद लाइनें लिखता और फिर उन्हें सीने से लगाकर सो जाता। विरह की यह आग राघव को अंदर ही अंदर जला रही थी, लेकिन यही आग उसे और भी निखार रही थी। उसे यकीन था कि एक दिन ईश्वर उनकी राहें जरूर मिलाएंगे, चाहे मोड़ कोई भी हो। वह नहीं जानता था कि जिस पल्लवी को वह गलियों में ढूंढ रहा है, वह पल्लवी भी अपनी रेशमी यादों के संदूक में राघव का वो पुराना स्वेटर आज भी सहेज कर रखे हुए है। राघव ने अपनी रातों की नींद और सुख चैन को सब पढ़ाई की भेंट चढ़ा दिए थे। उसे पता था कि उसके पिता की वह छोटी सी दुकान उसे उतनी ऊंचाइयों तक नहीं ले जा सकती जहाँ पल्लवी रहती है। इसीलिए उसने अपनी कलम को ही अपनी ताकत बनाया। आखिरकार उसकी मेहनत का फल उसे एक बड़ी मेरिट स्कॉलरशिप के रूप में मिला। उस स्कॉलरशिप ने उसके लिए उसी महंगे और प्रतिष्ठित स्कूल के दरवाजे फिर से खोल दिए थे, जिसे उसे सालों पहले मजबूरी में छोड़ना पड़ा था। जब राघव ने दोबारा उसे स्कूल की चौखट पर कदम रखा तो उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वही गलियारे, वही क्लासरूम और वही हवाएं।
सब कुछ वैसा ही था, बस राघव का बदल गया था। वह पहले से ज़्यादा शांत और गंभीर हो गया था। पहले ही दिन जब वह क्लास में दाखिल हुआ, उसकी नज़रें सबसे पहले उसी सीट पर गई जहाँ पल्लवी बैठा करती थी, और वहाँ उसे देखते ही जैसे राघव की सांसें थम गई। पल्लवी अब और भी ज़्यादा सुंदर हो गई थी। उसकी सादगी में अब एक गरिमा आ गई थी। पल्लवी ने जैसे ही मुड़कर दरवाजे की ओर देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि वही सादा चेहरा, वही गहरी आंखें। राघव, राघव, तुम यहाँ? पल्लवी की आवाज़ में एक अजीब सी खनक और खुशी थी। राघव के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। हाँ पल्लवी, मैं वापस आ गया हूँ। अब वे फिर से एक साथ पढ़ने लगे थे। लंच ब्रेक में साथ बैठना, लाइब्रेरी में घंटों साथ मिलकर नोट्स बनाना और पढ़ाई के बहाने एक दूसरे को निहारना, जैसे उनके बचपन के वो दिन लौट आए थे। पल्लवी अब अक्सर राघव के पास बैठकर उसकी सादगी भरी बातें सुनती। उसे राघव का वो संघर्ष और उसके पिता की उस छोटी सी दुकान के प्रति उसका सम्मान बहुत प्रभावित करता था। धीरे धीरे उनके बीच की दोस्ती अब और भी गहरी होने लगी थी। राघव जब उसे कोई कठिन सवाल गया था, पहले ही दिन जब वह क्लास में दाखिल हुआ, उसकी नज़रें सबसे पहले उसी सीट पर गई जहाँ पल्लवी बैठा करती थी, और वहाँ उसे देखते ही जैसे राघव की सांसें थम गई। पल्लवी और भी ज़्यादा सुंदर हो गई थी। उसकी सादगी में अब एक गरिमा आ गई थी। पल्लवी ने जैसे ही मुड़कर दरवाजे की ओर देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वही सादा चेहरा, वही गहरी आंखें। राघव, राघव, तुम यहाँ? पल्लवी की आवाज़ में एक अजीब सी खनक और खुशी थी। राघव के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। हाँ पल्लवी, मैं वापस आ गया हूँ। अब वे फिर से एक साथ पढ़ने लगे थे। लंच ब्रेक में साथ बैठना, लाइब्रेरी में घंटों से साथ मिलकर नोट्स बनाना और पढ़ाई के बहाने एक दूसरे को निहारना, जैसे उनके बचपन के वो दिन लौट आए थे। पल्लवी अब अक्सर राघव के पास बैठकर उसकी सादगी भरी बातें सुनती। उसे राघव का वो संघर्ष और उसके पिता की उस छोटी सी दुकान के प्रति उसका सम्मान बहुत प्रभावित करता था। धीरे धीरे उनके बीच की दोस्ती अब और भी गहरी होने लगी थी। राघव जब उसे कोई कठिन सवाल था, उसके पिता दीवार के सहारे सिर पकड़ कर बैठे थे। पिता की आंखों में वो लाचारी थी जो राघव ने पहले कभी नहीं देखी थी। शहर के बड़े अस्पताल में जांच के बाद जो सच सामने आया, उसने राघव की दुनिया ही उजाड़ दी। उसकी माँ को कैंसर था, और वह भी ऐसी स्थिति में जहां इलाज के लिए तुरंत लाखों रुपए की ज़रूरत थी। राघव के पिता, जो एक छोटी सी दुकान पर काम करके बड़ी मुश्किल से घर चला रहे थे, उनके लिए इतने पैसों का इंतजाम करना नामुमकिन था। घर के गहने, जमा पूंजी और यहाँ तक कि राघव के छोटे भाई बहन की पढ़ाई के पैसे भी इलाज की भीड़ चढ़ने वाले थे। फिर भी रकम कम पड़ रही थी। राघव उस रात सो नहीं सका। एक तरफ उसकी पढ़ाई थी, उसकी स्कॉलरशिप और पल्लवी का साथ, और दूसरी तरफ उसकी माँ की सांसें। राघव के लिए उसकी माँ ही इसका संसार थी। उसने मन कड़ा किया और एक ऐसा फैसला लिया जिसे सुनकर किसी का भी दिल दहल जाए। अगले दिन वह स्कूल गया, लेकिन पढ़ाई के लिए नहीं। उसने भारी मन से अपना नाम कटवाने के लिए अर्जी दी। पल्लवी उसे कॉरिडोर में मिल गई। राघव का उतरा हुआ चेहरा देखकर वह सिहर उठी। राघव, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों हो? पल्लवी ने घबराकर उसका हाथ थाम लिया। राघव की आंखों में आंसू छलक आए। उसने पहली बार पल्लवी का हाथ कसकर पकड़ा, जैसे वह उसे कभी छोड़ना ही न चाहता हो। पल्लवी, मुझे जाना होगा। माँ बीमार है और मुझे पैसों की ज़रूरत है। मैं अब यहाँ और नहीं पढ़ सकता। पल्लवी का दिल डूबने लगा। लेकिन राघव, मैं पापा से बात करूँगी, वो तुम्हारी मदद करेंगे। नहीं पल्लवी, राघव ने दृढ़ता से कहा, ये मेरी लड़ाई है। मेरे पिता ने पूरी उम्र उस छोटी सी दुकान पर पसीना बहा है। अब मेरी बारी है। मैं किसी से खैरात लेकर अपने स्वाभिमान को नहीं मार सकता। पल्लवी की आंखों से आंसू बहने लगे। राघव ने धीरे से उसके आंसू पोंछे और बिना कुछ कहे मुड़ गया। उसे पता था कि अगर वह कुछ पल रुका तो शायद कभी भी जा नहीं पाएगा। राघव ने उसी रात शहर छोड़ने का फैसला किया। उसे पता चला था कि पड़ोसी शहर की एक बड़ी फैक्ट्री में रात दिन काम करने वालों की ज़रूरत है, जहां उसे कुछ ज़्यादा पैसे मिल सकते थे। वह अपने पिता को उसी छोटी सी दुकान के भरोसे छोड़कर अपनी माँ के जीवन की आस लिए अनजान शहर की ओर चल पड़ा। पल्लवी उस रात अपनी बालकनी में खड़ी रही, उस अंधेरी की तरफ देखती रही जहाँ राघव की पुरानी साइकिल अब कभी नजर नहीं आने वाली थी। राघव अब पल्लवी से मीलों दूर एक ऐसी दुनिया में जा चुका था जहाँ केवल पसीना था, थकान थी और माँ को बचाने की एक बेतहासा तड़प थी।
राघव अब एक दूसरे शहर की धूल और शोर के बीच खो गया था। उसकी सुबह अस्पतालों की कतारों में शुरू होती और रात एक कारखाने की मशीनों के बीच खत्म होती। कारखानों की भारी मशीनों की आवाज़ उसकी थकान छिप जाती थी, लेकिन उसे दिल की टीस वैसी ही बनी रहती। उसे अपनी माँ को हर हाल में बचाना था। घर पर उसके पिता आज भी उसी छोटी सी दुकान की गल्ले पर बैठकर राघव की कामयाबी और उसकी माँ की सेहत की दुआ मांगते रहते थे। इधर पल्लवी ने भारी मन से अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी की थी। उसका दिल अब उस शहर में नहीं लगता था, जहाँ की हर गली उसे राघव की याद दिलाती थी। ऊंची पढ़ाई, हायर स्टडीज़ के लिए उसके पिता ने उसका दाखिला देश के एक बहुत बड़े मशहूर कॉलेज में करा दिया, जो राघव वाले शहर से कोसों दूर था। पल्लवी अब एक बड़े शहर की चकाचौंध में थी, लेकिन उसकी रूह आज भी राघव के पास पुराने स्वेटर में लिपटी हुई थी। राघव के पास अपना कहने को कुछ भी नहीं था, ना कोई बड़ा फ़ोन, ना कोई सोशल मीडिया अकाउंट। उसके पास अगर कुछ था तो वो था पल्लवी का नाम, जो उसके दिल की हर धड़कन में बसा था। काम के बीच जब भी उसे थोड़ा समय मिलता, उसकी आंखें पल्लवी को ढूंढने के लिए बेचैन हो जाती थी। कभी कभी जब वह कारखाने के थक कर लौटता तो अपने एक दोस्त सोनू का मोबाइल मांग लेता। राघव का हाथ कांपने लगता जब वह फेसबुक, एफबी के सर्च बॉक्स में पल्लवी की टाइप करता। वह घंटों उन हजारों चेहरों को देखता जो उस नाम से वहाँ मौजूद थे, लेकिन उसे उसकी पल्लवी कहीं नहीं मिलती। पल्लवी ने अपनी प्राइवेसी की वजह से शायद अपने प्रोफाइल को इतना सुरक्षित रखा था कि वह किसी अनजान को दिखाई नहीं देती थी, या शायद उसने अपना नाम वहाँ कुछ और लिखा था। राघव फ़ोन वापस करते हुए एक लंबी ठंडी सांस भरता। उसे लगता जैसे वह एक ऐसे समंदर में हाथ मार रहा है जिसका कोई किनारा नहीं। क्या वह मुझे भूल गई होगी? क्या वह अब किसी और की दुनिया का हिस्सा बन गई होगी? ये सवाल उसे रातों को सोने नहीं देते थे। वहीं दूसरी तरफ पल्लवी भी अपने कॉलेज की भीड़ में खुद को अकेला महसूस करती थी। वह अक्सर अपनी सहेलियों से छुपकर डायरी लिखती, जिसमें सिर्फ राघव का जिक्र होता था। उसे अफसोस था कि उस आखिरी मुलाकात में उसने राघव को कोई पता या नंबर क्यों नहीं दिया। उसे रह रहकर राघव का वो चेहरा याद आता, जब उसने कहा था कि उसके पिता की वो छोटी सी दुकान ही उसकी पहचान है। पल्लवी ने कई बार राघव के पुराने मोहल्ले में संदेश भिजवाने की कोशिश की, लेकिन राघव का परिवार तो अपनी माँ के इलाज के लिए घर तक छोड़कर अस्पताल के पास एक छोटे से कमरे में रहने लगा था। किस्मत जैसे दोनों को एक दूसरे की नज़रों से ओझल रखने की कसम खा चुकी थी। रात के अंधेरे में जब राघव कारखाने की छत पर लेटकर तारों को देखता तो उसे महसूस होता कि शायद पल्लवी भी कहीं दूर इन्हीं तारों को देख रही होगी। वह मन ही मन उससे बातें करता। पल्लवी, लड़ रहा हूँ अपनी माँ के लिए, अपने परिवार के लिए, एक दिन तुम्हारे काबिल बनने के लिए। राघव की एक खामोश मोहब्बत और उसकी बेबसी उसे एक ऐसे मोड़ पर ले जा रही थी जहाँ से उसकी ज़िंदगी पूरी तरह बदलने वाली थी। अगले दिन जब राघव स्कूल पहुंचा तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। उसे पता था कि यह इस स्कूल में उसका आखिरी सप्ताह है। पल्लवी उसके पास आई और चहकते हुए बोली, राघव, कल मेरा जन्मदिन है, तुम्हें घर आना होगा। राघव ने अपनी भीगी आंखों को छिपाने के लिए नजरें झुका ली। वह उसे कैसे बताता कि कल से वह इस गेट के अंदर कदम भी नहीं रख पाएगा। उसने बस इतना कहा, पल्लवी, शायद मैं ना आ पाऊँ, पर तुम हमेशा खुश रहना। पल्लवी उसकी बातों का मतलब नहीं समझ सकी, लेकिन राघव उसके दिल पर जो बीत रही थी वे केवल वही जानता था। हफ्ते के अंत में जब राघव अपना बस्ता समेट कर आखिरी बार उस क्लास से बाहर निकला तो उसने मुड़कर पल्लवी की खाली मेज को देखा। उसे लगा जैसे उसकी रूह का एक हिस्सा वहीं छूट गया हो। पिता ने उसका दाखिला शहर के एक साधारण से सरकारी स्कूल में करा दिया। यहाँ ना वैसी महंगी गाड़ियाँ थी, ना वैसा वैभव, और ना ही वे मोगरे की खुशबू वाली पल्लवी। राघव ने खुद को पढ़ाई के अंधेरे कमरों में कैद कर लिया, लेकिन उसके मन के मंदिर में पल्लवी की मूरत आज भी वैसी ही सजी थी। वह जानता था कि वह एक अलग दुनिया का हिस्सा है, पर उसका प्यार इन फासलों से कहीं बड़ा था। कहते हैं कि इंसान की मेहनत कभी ना कभी रंग लाती है, पर कभी कभी किस्मत के फैसले इतने कठोर होते हैं कि इंसान की सारी कोशिशें धरी की धरी रह जाती हैं। राघव ने दिन को दिन नहीं समझा और रात को रात नहीं। उसने कारखाने की उन तपती भट्टियों के सामने खड़े होकर अपना पसीना बहाया ताकि अपनी माँ की सांसों को खरीद सके, लेकिन वह भूल गया था कि जीवन और मृत्यु का हिसाब उस ईश्वर के हाथ में है जिसे शायद राघव की और परीक्षा लेनी थी। वो एक मनहूस मंगलवार की सुबह थी। अस्पताल के उस सफ़ेद ठंडे गलियारे में राघव दवाइयों का थैला हाथ में लिए भागता हुआ आया था। उसके चेहरे पर एक उम्मीद थी, क्योंकि उसने कल रात ही ओवर टाइम करके कुछ और पैसों का इंतजाम किया था। उसे लगा था कि आज की नई दवाइयाँ उसकी माँ को फिर से मुस्कुराने की ताकत देंगी, लेकिन जैसे ही वे वार्ड के दरवाजे पे पहुंचे उसके कदम जम गए।
उसके पिता, जो हमेशा एक चट्टान की तरह खड़े रहते थे, आज अपनी पत्नी के निर्जीव शरीर के पास घुटनों के बल बैठे फुट-फुट कर रो रहे थे। राघव के हाथ से दवाइयों का थैला छूटकर जमीन पर बिखर गया। माँ! राघव की एक चीख निकली जो शायद उस अस्पताल की ऊंची दीवारों को भी चीर गई होगी। वह अपनी माँ के पास दौड़कर गया और उनके ठंडे पड़ चुके हाथों को अपने गालों से लगा लिया। माँ देखो, मैं दवाइयाँ ले आया। उठो ना माँ, देखो मैंने पैसे कमा लिए हैं। अब तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं होगी, हम फिर से अपने घर चलेंगे। लेकिन माँ की आंखों में अब वो ममता भरी चमक हमेशा के लिए बुझ चुकी थी। राघव की दुनिया उड़ चुकी थी। जिस माँ के लिए उसने अपनी पढ़ाई छोड़ी, अपना शहर छोड़ा और पल्लवी जैसी मोहब्बत से दूरी बनाई, वही माँ आज उसे अकेला छोड़कर चली गई थी। राघव को महसूस हुआ कि उसके जीवन का अर्थ ही समाप्त हो गया है। अंतिम संस्कार के बाद जब राघव अपने पिता के साथ वापस उस पुराने शहर लौटा तो सब कुछ बदल चुका था। उसके पिता फिर से अपनी उसी छोटी सी दुकान के काउंटर पर जा बैठे, लेकिन उनकी आंखों की रोशनी जैसे खो गई थी। वे दोनों एक ही घर में रहते थे, पर घर अब सिर्फ 4 दीवारें रह गया था। राघव घंटों अपनी माँ की पुरानी साड़ी को सीने से लगाकर बैठा रहता। उसे रह रहकर पल्लवी की याद आती। उसका मन करता कि वह दौड़कर पल्लवी के पास जाए, उसके कंधे पर सिर रखकर जी भरकर रोए और उसे बताए कि वह कितना अकेला हो गया है। लेकिन फिर उसे अपना फटा हुआ कुर्ता और अपने पिता की वो छोटी सी दुकान याद आ जाती। अब मेरे पास क्या बचा है पल्लवी? वह अंधेरे कमरे में खुद से सवाल करता। ना माँ रही, ना पढ़ाई बची और ना ही तुम्हारे काबिल बनने की कोई उम्मीद। विरह की अग्नि में अब शोक की राख अब दब चुकी थी। राघव ने खुद को पूरी तरह से भारी दुनिया से काट लिया। उसने पल्लवी को ढूंढना भी बंद कर दिया, क्योंकि उसे लगा कि एक अभागा इंसान पल्लवी जैसी राजकुमारी की ज़िंदगी में सिर्फ दुख ही लाएगा। पर वह नहीं जानता था कि प्यार कभी ख़त्म नहीं होता। वह तो बस फक की चादर के नीचे सो जाता है, जागने के इंतज़ार में। जहाँ एक तरफ राघव दुखों के पहाड़ तले दबा हुआ था, वहीं दूसरी तरफ पल्लवी की दुनिया भी चैन से मरहूम थी। ऊंची पढ़ाई और बड़े शहर की चकाचौंध पल्लवी के कदम तो बांध सकती थी, लेकिन उसकी रूह आज भी उसी छोटे से शहर की उन गलियों में भटक रही थी जहां उसने राघव को आखिरी बार देखा था। पल्लवी के लिए राघव का जाना केवल एक दोस्त का बिछड़ना नहीं था, बल्कि उसकी ज़िंदगी के सबसे सच्चे और पवित्र हिस्से का खो जाना था। वह कॉलेज में अपनी सहेलियों के बीच बैठी होती, पर उसका मन अक्सर उन यादों में चला जाता जब राघव ने उसे गणित का सवाल समझाया था, या जब उसने बारिश में अपना स्वेटर उसे पहनाया था। पल्लवी ने राघव को ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश की। जब भी वह छुट्टियों में अपने घर आती, वह छुपकर राघव के पुराने मोहल्ले में जाती। वह उसे छोटे से घर के बाहर घंटों में खड़ी रहती थी, जहाँ कभी राघव रहा करता था, लेकिन वहाँ अब कोई और परिवार बस चुका था। उसने पड़ोसियों से पूछने की कोशिश की, पुराने स्कूल के चौकीदार से मिन्नतें की, यहाँ तक कि शहर के हर उस अस्पताल में जाकर रिकॉर्ड खंगाले जहाँ कैंसर का इलाज होता था। कोई तो होगा जो जानता होगा कि वे कहाँ गया है। पल्लवी मन ही मन खुद से सवाल करती और उसकी आंखों में आंसू छलक जाते। पल्लवी को राघव के पिता की छोटी सी दुकान का पता भी ठीक से मालूम नहीं था, क्योंकि राघव ने कभी उसे अपनी गरीबी की परछाई में नहीं आने दिया था। वह बस इतना ही जानती थी कि वे शहर के किसी कोने में एक छोटी सी दुकान चलाते हैं। पल्लवी ने कई बार बाजारों के चक्कर काटे, हर किराने की दुकान और हर मुनीम के पहरे को गौर से देखा कि शायद कहीं राघव के पिता दिख जाएं, पर भीड़ भरे उस शहर में एक साधारण सा इंसान जैसे कहीं खो गया था। एक दिन पल्लवी ने हिम्मत जुटाकर अपने पिता से राघव के बारे में पूछने की कोशिश की। पापा, क्या आप जानते हैं कि राघव के पिता की दुकान कहाँ है? उसके पिता ने अपनी ऐनक के ऊपर से उसे देखा और बेरुखी से कहा, बेटा, इस शहर में हजारों छोटी दुकानें और तुम उस लड़के के पीछे क्यों पड़ी हो? वह एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार का था। अब तक तो शायद वह किसी कारखाने में मजदूरी कर रहा होगा। तुम्हें अपने भविष्य पर ध्यान देना चाहिए। पिता की बातें सुनकर पल्लवी का दिल टूट गया। उसे गुस्सा भी आता और रोना भी। मैं जानती थी कि राघव कोई साधारण लड़का नहीं था। उसका स्वाभिमान और उसकी मेहनत उसे दुनिया की हर दौलत से ऊपर रखती थी। पल्लवी रात भर अपनी डायरी में लिखती, राघव तुम कहाँ हो? क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती? मैं इस अमीरी और इस पढ़ाई का क्या करूँगी अगर तुम साथ नहीं हो? बस एक बार मिल जाओ, मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं हो जाने दूंगी। पल्लवी ने सोशल मीडिया पर भी दिन रात एक कर दिए थे। वह हर उस राघव की प्रोफाइल चेक करती थी जो उसके शहर से था, लेकिन उसे वह चेहरा कहीं नहीं मिला। उसे क्या पता था कि जिस राघव को ढूंढ रही है वह सोशल मीडिया की चमक धमक से कोसों दूर रहा।
पर अपनी माँ की यादों और अपने पिता की उस छोटी सी दुकान की जिम्मेदारी में खुद को दफन कर चुका था। पल्लवी की तलाश जारी थी और उसकी यह बेताबी उसे एक ऐसी दीवानगी की ओर ले जा रही थी। माँ के जाने के बाद राघव के जीवन में केवल एक ही उद्देश्य बचा था, अपनी छोटी बहन अंजलि का भविष्य संवारना और उसे एक सम्मानजनक विदा देना। राघव ने देखा था कि उसकी माँ की अंतिम इच्छा भी यही थी कि अंजलि की शादी एक अच्छे हिंदू परिवार में रीति रिवाजों के साथ हो। राघव के पिता अब बूढ़े हो चुके थे और उनकी उस छोटी सी दुकान के घर खर्च तो चल जाता था, लेकिन शादी के लिए मोटी रकम जुटाना नामुमकिन था। राघव ने अपने दिल के हर अरमान को एक पत्थर के नीचे दबा दिया। उसने पल्लवी की यादों को एक संदूक में बंद किया और खुद को काम की भट्टी में झोंक दिया। वह सुबह सूरज निकलने से पहले घर से निकलता और रात को जब शहर की सारी लाइटें बुझने लगती तब वापस लौटता। उसने शहर के एक बड़े अनाज गोदाम में मुनीम का काम शुरू किया और साथ ही रात को एक प्रिंटिंग प्रेस में भी हाथ बटाने लगा। उसके हाथों में छाले पड़ गए थे, उसकी आंखों के नीचे काले घेरे आ गए थे, पर उसके चेहरे पर अपने पिता और बहन के लिए एक असीम त्याग की चमक थी। भैया, आप अपनी सेहत का ध्यान क्यों नहीं रखते? अंजलि अक्सर उसकी थकी हुई आंखों को देखकर रोने लगती। राघव मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ रखता और कहता, पगली, अब तू डोली में बैठकर अपने ससुराल में जाएगी, तब मुझे चैन की नींद आएगी। तब तक मुझे थकने का हक नहीं है। साल दर साल राघव ने एक एक पाई जोड़ी। उसने अपनी ज़रूरतों को मारा, पुराने कपड़ों में साल गुजारे और कभी कभी तो दोपहर का खाना भी छोड़ दिया ताकि बहन की शादी के लिए गहने बनवा सके। उसके पिता अपनी छोटी सी दुकान के गले से जो भी बचाते वह राघव के हाथों में रख देते। दोनों बाप बेटे ने मिलकर एक ऐसी दीवार खड़ी की जो गरीबी को अनेक घर की दहलीज पर नहीं करने देती थी। आखिरकार वह दिन आ ही गया। अंजलि का विवाह एक सुशिक्षित और शालीन परिवार में तय हुआ। राघव ने अपनी मेहनत की कमाई से एक एक रस्म को बहुत ही भव्य तरीके से निभाया। हल्दी, मेहंदी और संगीत के उत्सवों में घर गूंज उठा। जिस दिन शादी थी, राघव ने अपनी बहन के लिए रेशमी लाल जोड़ा और सोने का हार खरीदा, जिसे देखकर पिता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। शादी के मंडप में जब मंत्रों का उच्चारण हो रहा था और अग्नि के साथ फेरे लिए जा रहे थे, राघव एक कोने में खड़ा होकर अपनी बहन को देख रहा था। उसे महसूस हुआ कि आज उसकी माँ स्वर्ग से उसे आशीर्वाद दे रही है। उसने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। विदाई के वक्त अब अंजलि ने राघव के गले लगकर खूब रोया तो राघव का सीना गर्व से भर गया। उसने उसे डोली में बिठाया और जब गाड़ी ओझल हो गई तब वह अकेला उस सोने मंडप में बैठ गया। अब राघव पूरी तरह से खाली था। बहन की शादी हो गई थी, माँ जा चुकी थी और पिता अपनी छोटी सी दुनिया में सिमट गए थे। उस रात सालों बाद राघव ने अपनी जेब से पल्लवी को वो पुराना मुरझाया हुआ मोगरे का फूल निकाला जो उसने कभी स्कूल में गिरा दिया था। अब मैं स्वतंत्र हूँ पल्लवी, पर क्या अब बहुत देर हो चुकी है? उसने चांद से सवाल किया। उधर पल्लवी, जो अब एक बड़ी कंपनी में अधिकारी बन चुकी थी, आज भी हर भीड़ में उसी त्यागी और मेहनती चेहरे को ढूंढ रही थी। उसे खबर नहीं थी कि उसका राघव अब संघर्षों की आग में तपकर कुंदन बन चुका है। बहन की शादी की जिम्मेदारियों से फारिग होने के बाद राघव के पास अब अपनी यादों से रूबरू होने का बहुत समय था, लेकिन इसी भी नियति ने उसके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया था। एक दिन शाम को जब वह बाजार से लौट रहा था, उसे स्कूल के कुछ पुराने साथी एक चाय की टपरी पर मिल गए। बातों बातों में पुराने स्कूल और साथियों का जिक्र छिड़ा और तभी एक दोस्त ने कहा, अरे राघव, तुझे पता है वो पल्लवी जो हमारे साथ पढ़ती थी, सुना है आजकल वो किसी बड़े रईस लड़के के साथ घूमती है। शहर में चर्चा है कि वो इसका बॉयफ्रेंड है और शायद दोनों जल्द ही शादी भी करने वाले हैं। राघव के हाथ में पकड़ा चाय का कुल्हड़ जैसे जम सा गया। उसके कानों में एक अजीब सी साए साए होने लगी। उसने कोशिश की कि उसके चेहरे के भाव न बदलें, पर उसके अंदर जैसे कुछ टूट कर बिखर गया था। अच्छा, अच्छी बात है, वो बड़े लोग हैं, उनकी दुनिया भी वैसी ही होगी। राघव ने अपनी आवाज़ को स्थिर रखते हुए कहा, पर उसका गला भर आया था। घर आकर राघव उस रात सो नहीं सका। उसने अपनी फटी हुई डायरी निकाली जिसमें उसने पल्लवी के लिए न जाने कितनी नज़में और बातें लिखी थी। मैं बार बार खुद को समझाता, राघव, तूने क्या सोचा था? तू एक छोटे से घर का लड़का जिसके पिता आज भी एक छोटी सी दुकान पर बैठते हैं और वो एक शहजादी, वो तेरा इंतज़ार क्यों करेगी? तू तो सालों तक गायब रहा। तूने तो उसे एक संदेश तक नहीं भेजा। अगले कुछ दिन राघव के लिए किसी नर्क से कम नहीं थे। उसने पल्लवी को अपने मन से निकालने की नाकाम कोशिशें शुरू कर दी। उसने वे सारे कागज़ जला दिए जिन पर पल्लवी का नाम लिखा था।
उसने उस रास्ते से गुजरना छोड़ दिया जो पल्लवी के पुराने मोहल्ले की तरफ जाता था। वह खुद को काम में इतना व्यस्त कर लेता कि रात को थकान के मारे उसे होश न रहे। लेकिन प्यार कोई कागज का टुकड़ा नहीं है जिसे जला दिया जाए। प्यार तो वो रूहानी रिश्ता है जो भुलाने की कोशिश में और गहरा हो जाता है। वह जब भी आंखें बंद करता उसे पल्लवी का वो मुस्कुराता हुआ चेहरा और वो थैंक यू याद आ जाता। राघव अब पहले से भी ज्यादा खामोश रहने लगा। उसने पिता देखने की उनका बेटा अब मुस्कुराना ही भूल गया है। वह अपनी छोटी सी दुकान से घर आते और राघव की सूनी आंखों को देखकर समझ जाते हैं कि उनके बेटे का दिल कहीं बहुत बुरी तरह टूटा है। पर वह भी मजबूर थे। राघव ने मन में पक्का कर लिया था कि अब वह कभी पल्लवी के बारे में कोई खबर नहीं लेगा। वह खुश है तो उसे खुश रहने दो। शायद मेरे जैसा गरीब उनके जीवन की चमक कम कर देता, वह अक्सर खुद से कहता। लेकिन राघव ये नहीं जानता था कि जिस बॉयफ्रेंड की बात उसके साथियों ने की थी वह हकीकत थी या महज एक गलतफहमी। क्या पल्लवी वाकई उसे भूल चुकी थी या ये सब महज एक अफवाह थी जो राघव के सब्र की परीक्षा ले रही थी? राघव की जिंदगी अब एक ठहरे हुए पानी की तरह हो गई थी, जहाँ ना कोई हलचल थी और ना कोई उमंग। वह दिन भर कड़ी मेहनत करता और रात को अपनी माँ की तस्वीर के सामने बैठ जाता। उसके पिता अपनी उसी छोटी सी दुकान पर बैठकर राघव के बुझे हुए चेहरे को देखते और मन ही मन दुखी होते। तभी एक दिन राघव का पुराना स्कूल का दोस्त विशाल उसे बाजार में मिला। विशाल एक नामी टेलीकॉम कंपनी में टीम लीडर के पद पर काम कर रहा था। राघव की हालत और उसकी काबिलियत को देखते हुए विशाल ने उसे एक सुझाव दिया। राघव, तू कब तक ऐसे छोटे मोटे काम करेगा? तू पढ़ने में इतना तेज था, तेरी आवाज़ और बात करने का तरीका भी बहुत शालीन है। हमारे ऑफिस में कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव्स की ज़रूरत है। अगर तू चाहे तो मैं तेरी सिफारिश कर सकता हूँ। राघव पहले तो हिचकिचाया। उसे लगा कि वह अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि और साधारण परिवेश के साथ उसे चमक धमक वाले ऑफिस में कैसे फिट होगा। पर पिता की ढलती उम्र, घर की ज़रूरतों को देखते हुए उसने हाँ कर दी। विशाल की सिफारिश काम कर गई और राघव को उस नामी टेलीकॉम ऑपरेटर के ऑफिस में नौकरी मिल गई। नौकरी के पहले दिन राघव ने अपनी वही साफ सुथरी सफ़ेद कमीज पहनी, माथे पर एक छोटा सा तिलक लगाया और अपने पिता का आशीर्वाद लेकर घर से निकला। ऑफिस का माहौल उसके लिए बिल्कुल नया था। एसी की ठंडी हवा, कंप्यूटर की गूंज और चारों तरफ सूट बूट पहने लोग। राघव को जो काम सौंपा गया वह था ग्राहकों की शिकायतों को सुनना और उनका समाधान करना। राघव अपनी सहज और सरल भाषा में जब लोगों से बात करता तो वह उसकी विनम्रता के कायल हो जाते। नमस्ते, मैं राघव, आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? उसकी आवाज़ में एक अजीब सा ठहराव और अपनापन था। थोड़े ही दिनों में वह अपने फ्लोर का सबसे बेहतरीन कर्मचारी बन गया। राघव को इस नौकरी से न केवल अच्छे पैसे मिल रहे थे बल्कि उसका आत्मविश्वास भी लौट रहा था। उसने अपने पुराने फटे जूतों की जगह नए जूते ले लिए थे और वह अपने पिता के लिए एक नया चश्मा भी बनवाया था। दिन बीत रहे थे और राघव अपनी नई नौकरी में खुद को ढाल चुका था। एक दिन राघव को अपनी पुरानी किताबों के बीच से एक लिफाफा मिला। ये उसके कॉलेज के सबसे करीबी दोस्त आकाश की शादी का निमंत्रण था। राघव पहले तो हिचकिचाया। उसे लगा कि वह अपनी साधारण सी जिंदगी के साथ उस आलीशान शादी में कैसे जाएगा, पर आकाश का बहुत दबाव था, इसीलिए राघव ने जाने का फैसला किया। शादी वाले दिन राघव ने गहरे नीले रंग का एक साधारण सा कुर्ता पहना। मेहनत और दुखों ने उसके चेहरे की मासूमियत को अब एक गंभीर मर्दानी गरिमा में बदल दिया था। उसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी और आंखों में एक ऐसी गहराई थी जो पहले नहीं थी। वह अब वो कच्ची उम्र का राघव नहीं रहा था बल्कि एक परिपक्व और शांत व्यक्तित्व बन चुका था। शादी का हॉल रोशनी से जगमगा रहा था। राघव एक कोने में खड़ा होकर फूलों की सजावट देख रहा था। तभी उसकी धड़कनें अचानक तेज हो गईं। हॉल के मुख्य द्वार से पल्लवी ने प्रवेश किया। उसने हल्के गुलाबी रंग की महंगी बनारसी साड़ी पहनी थी। बालों में मोगरे का गजरा सजा था और चेहरे पर वही राजसी चमक थी। वह पहले से कहीं ज़्यादा सुंदर और आत्मविश्वासी लग रही थी। राघव का दिल चाहा कि वह दौड़कर उसके पास जाए, पर उसे वह अफवाह याद आ गई। उसका कोई बॉयफ्रेंड है। राघव ने खुद को रोक लिया और एक खंबे की ओर में खड़ा हो गया। तभी भीड़ में चलते हुए पल्लवी की नज़र राघव पर पड़ी। राघव ने नज़र चुराने की कोशिश की, पर पल्लवी की आंखें उस पर टिक गई। वह धीरे धीरे राघव की ओर बढ़ी। राघव सांसें थामे सी गई। पल्लवी उसके सामने आकर रुकी और बहुत ही औपचारिक आवाज़ में पूछा, माफ़ कीजिएगा, क्या हम पहले कभी मिले हैं? आपका चेहरा बहुत जाना पहचाना लग रहा है। राघव के अंदर जैसे सैलाब उमड़ पड़ा।
वह चीख कर कहना चाहता था, पल्लवी मैं तुम्हारा वही राघव हूँ जिसने तुम्हें पेन दिया था, जिसने तुम्हें बारिश में स्वेटर पहनाया था। पर उसका स्वाभिमान और उसके पिता की उस छोटी सी दुकान का सादापन उसे रोक गया। उसे लगा कि वह अब पल्लवी की रही दुनिया का हिस्सा नहीं है। राघव ने अपनी आवाज़ को भारी किया और नज़रें झुकाकर कहा, जी नहीं, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं आकाश का दोस्त हूँ। पल्लवी उसे गौर से देखती रही। उसे उन आंखों में कुछ अपनापन लगा, पर राघव की बड़ी हुई दाढ़ी और बदले हुए अंदाज के कारण वह उसे पहचान नहीं पाई। शायद मुझे लगा कि आप मेरे स्कूल के एक पुराने दोस्त थे, पल्लवी ने थोड़ा उदास होकर कहा और आगे बढ़ गई। राघव का दिल छलनी हो गया। वह वहाँ एक पल भी और नहीं रुक सका। जैसे ही पल्लवी अपनी सहेलियों के पास गई, राघव बिना किसी को बताए चुपचाप शादी के हॉल से बाहर निकल आया और अपनी पुरानी साइकिल उठाकर अंधेरी सड़क पर चल दिया। उधर हॉल में पल्लवी का मन अशांत था। अचानक उसे याद आया, उस अजनबी के गले में एक काला धागा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा राघव बचपन में पहनता था। उसकी आंखों की वो चमक, वो सादगी राघव पल्लवी के मुंह से अचानक निकला। वह पागलों की तरह उसे ढूंढने के लिए इधर उधर भागने लगी। उसने आकाश से पूछा, आकाश, वो नीले कुर्ते वाला लड़का कौन था, कहाँ गया है वो? आकाश ने हैरान होकर कहा, वो तो राघव था, पर वो तो अभी यहाँ था, शायद चला गया। पल्लवी शादी का गेट खोल कर बाहर देखा तो पर वहाँ केवल सन्नाटा और अंधेरा था। राघव एक बार फिर उसकी नज़रों से ओझल हो चुका था। पल्लवी वहीं सड़क के किनारे बैठ गई और उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। वह उसे पहचान कर भी पहचान नहीं पाई। शादी वाली रात के बाद से पल्लवी की रातों की नींद और दिन का चैन गायब हो चुका था। वह बार बार खुद को कोस रही थी कि उसने उस अजनबी की आंखों में छिपे राघव को पहचानने में इतनी देर क्यों कर दी। अगली सुबह होते ही पल्लवी ने सबसे पहले आकाश को फ़ोन लगाया। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी घबराहट और जल्दबाजी थी। आकाश, मुझे राघव का नंबर चाहिए, प्लीज़, यह मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, पल्लवी ने लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा। आकाश थोड़ा झिझका, पर उसने कहा, पल्लवी, मेरे पास उसका पर्सनल नंबर तो नहीं है। उसने हाल ही में अपनी पुरानी सिम बंद कर दी थी, पर हाँ, मेरे पास उसकी ऑफिस की ईमेल आईडी है, जहाँ वह हो सके। पल्लवी ने कांपते हाथों से वो ईमेल आईडी अपनी डायरी में नोट की। वह अपने लैपटॉप के सामने बैठे, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने कंपोज पर क्लिक किया। वह क्या लिखे? क्या वह उसे उल्हाना दे कि वह उसे छोड़कर क्यों गया, या वह अपनी मोहब्बत का इजहार करे? बहुत सोचने के बाद उसने विषय सब्जेक्ट में सिर्फ इतना लिखा, क्या तुम वही हो? ईमेल के मुख्य भाग में पल्लवी के शब्द उसकी रूह से निकल रहे थे। नमस्ते राघव, कल रात तुम मेरे सामने थे, पर मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई। यह शायद मेरे दिल तुम्हें पहचान गया था, पर मेरी आंखें धोखा खा गईं। तुम बिना बताए क्यों चले गए? क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि इन सालों मैंने तुम्हें कितना ढूंढा है? मैंने सुना था कि तुम बदल गए हो, पर कल तुम्हारी आंखों की वो सादगी बता रही थी कि तुम आज भी वही राघव हो जिसने कभी बारिश में अपना स्वेटर मुझे दिया था। मुझे तुम्हारी माँ के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ। मुझे माफ़ कर दो कि मैं उस वक्त तुम्हारे साथ नहीं थी। राघव, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। क्या तुम मुझे एक बार मिलने का मौका दोगे? मैं उसे पुरानी स्कूल के पीछे वाले बरगद के पेड़ के पास तुम्हारा इंतज़ार करूँगी, जहाँ हम बचपन में से मिला करते थे। तुम्हारी अपनी पल्लवी। पल्लवी ने सेंड बटन पर क्लिक किया और एक लंबी ठंडी सांसें ली। उसे नहीं पता था कि राघव उस ईमेल को पढ़ेगा भी या नहीं, या पढ़कर उसका क्या जवाब देगा। उधर टेलीकॉम ऑफिस में राघव अपने कंप्यूटर पर ग्राहकों की शिकायतें सुलझाने में व्यस्त था। तभी उनके इनबॉक्स में एक नया नोटिफिकेशन चमका। जैसे उसने भेजने का वाले का नाम पढ़ा, पल्लवी, उसके हाथ का कीबोर्ड जैसे बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया। राघव ने कांपते उस माउस से ईमेल खोला। जैसे जैसे पल्लवी के सब पढ़ रहा था, उसकी आंखों में आंसू निकलकर उसके गालों पर बहने लगे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि पल्लवी आज भी उसे याद करती है। वह बॉयफ्रेंड वाली अफवाह, वो गरीबी का डर और वो संकोच, सब कुछ एक पल में धुंधला पड़ गया। राघव ने अपने पिता की छोटी सी दुकान के बारे में सोचा, अपनी मेहनत के बारे में सोचा, और फिर पल्लवी के उस बेपनाह प्यार के बारे में। उसने तुरंत जवाब देने के लिए टाइप करना शुरू किया, पर उसके हाथ कांप रहे थे। राघव की आंखों में गिरते आंसू उसके कीबोर्ड पर टपक रहे थे। पल्लवी का ईमेल पढ़कर उसे एहसास हुआ कि वह जिसे अपनी हार समझ रहा था, वह तो पल्लवी के इंतजार की जीत थी। उसने तुरंत जवाब, रिप्लाई टाइप किया। उसके शब्द सादा थे, पर उनमें बरसों का दर्द और प्यार छिपा था। उसने लिखा था, पल्लवी, मैं कभी तुम्हें भूल ही नहीं पाया।
बस वक्त हालातों ने मुझे तुमसे दूर कर दिया। मैं भी तुम्हें बहुत कुछ बताना चाहता हूँ। ये मेरा नंबर है, तुम्हारी कॉल का इंतजार रहेगा। राघव ईमेल के भेजने के ठीक 2 मिनट बाद राघव का फ़ोन उसके हाथ में ही थरथरा उठा। स्क्रीन पर एक अनजाना नंबर चमक रहा था। राघव ने कांपते हाथों से फ़ोन उठाया और रिसीव किया। शुरू के कुछ सेकंड दोनों तरफ सिर्फ सन्नाटा था। केवल एक दूसरे की तेज चलती सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। फिर दूसरी तरफ से एक दबी हुई सिसकी आई और पल्लवी की कांपती हुई आवाज़ गूंजी, राघव, तुम सच में राघव ही हो ना? पल्लवी के मुंह से अपना नाम सुनकर राघव की आंखों के बांध टूट गए। हाँ पल्लवी, मैं ही हूँ, तुम्हारा वही पुराना राघव। तुम इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हो? पल्लवी अब फुट फुट कर रो रही थी। एक बार भी नहीं सोचा कि मेरे दिल पर क्या गुजर रही होगी। क्यों गायब हो गई थी तुम? क्या तुम्हें मुझ पर जरा भी भरोसा नहीं था? राघव का गला भराया। पल्लवी, मेरे पास खोने को बहुत कुछ था, पर पाने की हिम्मत नहीं थी। माँ का जाना, फिर पिता की वो छोटी सी दुकान की जिम्मेदारी, बहन की शादी। मैं अपनी गरीबी के बोझ तले इतना दबा था कि तुम्हारी रही इस दुनिया की तरफ नज़र उठाने की हिम्मत नहीं हुई। और फिर मैंने सुना था कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। पागल हो तुम, पल्लवी ने उसे टोकते हुए कहा। वो सब अफवाहें थी। पापा चाहते थे कि मैं किसी बड़े घर में शादी करूं, पर मेरा दिल तो उस पुरानी बेंच पर बैठा रहता था जहां तुम पढ़ाई करते थे। मैंने किसी को अपने करीब नहीं आने दिया राघव। सिर्फ तुम्हारे इंतजार में उस रात घंटों बातें हुई। राघव ने उसे अपनी माँ के अंतिम दिनों के संघर्ष, बहन की शादी के लिए की गई दिन रात की मेहनत और उसे टेलीकॉम ऑफिस की नौकरी के बारे में सब कुछ बता दिया। पल्लवी इसकी हर बात बड़े ध्यान से सुन रही थी। उसे राघव के स्वाभिमान और उसके संघर्ष पर गर्व हो रहा था। राघव, पल्लवी ने धीरे से कहा, उसकी आवाज़ में अब एक अलग सा रोमांस था। अब हम और दूर नहीं रहेंगे। कल शाम को मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ। मुझे तुम्हारे घर आना है, तुम्हारे पिता से मिलना है और तुम्हारी उस छोटी सी दुकान को भी देखना है जिसने तुम्हें इतना मजबूत बनाया। राघव मुस्कुराया। सालों बाद उसके चेहरे पर एक ऐसी सच्ची चमक आई थी। जरूर आओ पल्लवी, मेरा घर छोटा है पर वहाँ तुम्हारी यादें बहुत बड़ी हैं। उस रात राघव को वैसी ही नींद आई जैसे बचपन में माँ की लोरी सुनकर आती थी। उसे महसूस हो रहा था कि अब उसकी ज़िंदगी का नया सवेरा होने वाला है। शाम ढल रही थी और आसमान में सिंदूरी रंग बिखरा था। पल्लवी ने हल्के आसमानी रंग की शिफॉन की साड़ी पहनी थी जिसमें वह किसी अप्सरा जैसी लग रही थी। राघव उसे दूर से आता देख अपनी सुध बुध खो बैठा। जैसे ही पल्लवी उसके करीब आई, राघव ने गौर किया, उसकी आंखों में आज भी वही चमक है। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। सब खत्म हो चुके थे और केवल आंखों से आंसू बह रहे थे। शाम की मध्यम रोशनी अब चांदनी में बदल रही थी। उस शांत एकांत में जहाँ सिर्फ हवाओं की सरसराहट थी, राघव और पल्लवी एक दूसरे के इतने करीब थे कि उनकी सांसें आपस में उलझ रही थी। बाहर बारिश की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, लेकिन उस छोटे से बंद कमरे के भीतर वक्त जैसे ठहर गया था। कमरे की मध्यम पीली रोशनी उनके चेहरों पर एक अजीब सी कशिश बिखेर रही थी। बरसों की दूरी के बाद आज वे दोनों चार दीवारों के बीच पूरी तरह अकेले थे। राघव के कांपते हुए अपने हाथ बढ़ाए और पल्लवी के मखमल जैसे कोमल गालों को अपनी उंगलियों से छुआ। पल्लवी ने अपनी आंखें मूंद ली। राघव के हाथ मेहनत की वजह से थोड़े खुरदरे थे, पर पल्लवी को उनमें जो सुरक्षा और गर्माहट महसूस हुई वे दुनिया की किसी दौलत में नहीं थी। जैसे ही राघव की उंगलियों ने उसके गालों पर ढलके आंसुओं को पोंछा, पल्लवी के पूरे शरीर में बिजली की एक लहर दौड़ गई। पल्लवी अब खुद को ना रोक सकी। उसने अपना सारा संयम खो दिया और झटपट कर राघव के चौड़े सीने में अपना चेहरा छिपा लिया। राघव ने अपनी फौलादी बाहें पल्लवी के नाजुक शरीर के चारों ओर कस दी। पल्लवी को ऐसा लगा मानो वे बरसों के भटकाव के बाद अपनी उसली ठिकाने पर पहुंच गई है। राघव ने पल्लवी को इतनी मजबूती से अपने सीने से सटा लिया कि दोनों को एक दूसरे के दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। कमरे की खामोशी में केवल उनकी तेज होती सांसों का शोर था। राघव ने धीरे से पल्लवी की ठुड्डी को पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठाया। पल्लवी की झुकी हुई पलकें और उसकी कांपती हुई गुलाबी पंखुड़ी जैसे होंठ राघव को मुख निमंत्रण दे रहे थे। राघव ने बहुत ही कोमलता से पल्लवी के माथे को चूमा, फिर उसकी बंद पलकों पर अपने होंठ रख दिया। पल्लवी ने हया के मारे राघव के कुर्ते को अपनी मुट्ठियों में कसकर जकड़ लिया। राघव ने उसकी गर्दन के पास अपनी बड़ी हुई दाढ़ी को हल्का सा चुराया, जिससे पल्लवी के गले से एक दबी हुई आह निकल गई। राघव ने पल्लवी के चेहरे को अपने दोनों हाथों के प्याले में भर लिया और उसकी आंखों में डूबकर देखा। पल्लवी, इन सालों में मैंने अपनी माँ को खोया, खुद को खोया, पर तुम्हें खोने का डर हर पल साथ था। पल्लवी ने बिना कुछ कहे अपना हाथ राघव की गर्दन के पीछे डाल दिया और उसे अपने और करीब खींच लिया।
अगले ही पल उनके होंठ एक दूसरे में सिमट गए। ये चुंबन केवल दो शरीरों का मिलन नहीं था, बल्कि बरसों की उस प्यास का अंत था जो वे दोनों सह सक रहे थे। कमरे की दीवारों ने उस रात एक ऐसी मोहब्बत की गवाही दी जिसमें कोई सामाजिक दीवार नहीं थी। वे दोनों कमरे के एक कोने में फर्श पर लगी दरी पर एक दूसरे की बाहों में बंधे हुए बैठ गए। राघव ने पल्लवी को अपनी आगोश में ऐसे छुपा लिया था जैसे वे कोई अनमोल रत्न हो। पल्लवी ने अपना सिर राघव के कंधे पर टिका दिया और धीरे से कहा, राघव, तुम्हारे पिता की वो छोटी सी दुकान मेरे लिए किसी मंदिर से कम नहीं है, क्योंकि उसी ने तुम्हें इतना ईमानदार और मजबूत बनाया है। राघव ने उसके हाथ को चूमते हुए अपनी बाहें और कस ली। उस बंद कमरे की तन्हाई में राघव और पल्लवी ने एक दूसरे को पूरी तरह समर्पित कर दिया। वहाँ ना गरीबी थी ना अमीरी, वहाँ केवल दो प्रेमी थे जो एक दूसरे की रूह में बस चुके थे। राघव और पल्लवी ने उस रात कमरे के एकांत में जो फैसला लिया था उसे पूरा करने का वक्त आ गया था। वे जानते थे कि रास्ता आसान नहीं है, पर उनके प्रेम की शक्ति अब किसी भी बाधा को पार करने के लिए काफ़ी थी। सबसे पहले राघव ने अपने पिता को सब सच बताया। उसके पिता आज भी उसी छोटी सी दुकान के पुराने काउंटर पर बैठे थे। जब राघव ने पल्लवी के बारे में बताया तो पिता की आंखों में नमी आ गई। उन्होंने राघव का हाथ थामकर कहा, बेटा, मैंने पूरी उम्र इस दुकान पर पसीना बहाया ताकि तुम खुश रहो। अगर तुम्हारी खुशी उस लड़की में है तो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। उधर पल्लवी के घर में तूफान खड़ा हो गया। उसके रईस पिता इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने कहा, एक छोटी सी दुकान पर काम करने वाले का बेटा हमारा दामाद कैसे बनेगा? लेकिन पल्लवी अड़िग रही। उसने साफ कह दिया, पापा, मैंने राघव के संघर्ष और उसके चरित्र से प्यार किया है, उसकी दौलत से नहीं। अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ उसी से। पल्लवी की दृढ़ता और उसकी आंखों में राघव के लिए बेपनाह मोहब्बत देखकर आखिरकार उसके पिता को झुकना पड़ा। उन्हें एहसास हुआ कि राघव जैसा स्वाभिमान लड़का उनकी बेटी को जितना खुश रखेगा उतना कोई राजकुमार भी नहीं रख पाएगा। विवाह का दिन तय हुआ। राघव के घर में खुशियां लौट आईं। पूरी कहानी के दौरान राघव के पिता ने जिस छोटी सी दुकान को अपनी पहचान बनाए रखा, आज उस दुकान को भी फूलों से सजाया गया था। राघव ने अपनी माँ की तस्वीर के सामने मत्था टेका और महसूस किया कि माँ ऊपर से मुस्कुरा रही है। हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार शादी की रस्में शुरू हुई। राघव ने पीले रंग का रेशमी कुर्ता पहना और माथे पर चंदन का तिलक लगाया। पल्लवी जब लाल रंग के भारी बनारसी जोड़े में मंडप में आई तो राघव की नजरें उस पर से हटी ही नहीं। अग्नि के साथ फेरे लेते हुए समय दोनों ने एक दूसरे का हाथ कसकर थाम रखा था। मंत्रों के उच्चारण के बीच राघव ने पल्लवी की मांग में सिंदूर भरा और उसके गले में मंगलसूत्र बांधा। राघव के छोटे से घर का वह कमरा आज चमेली और गुलाबों के फूलों की महक से सारोबार था। सफेद चादर पर बिखरी गुलाब की पंखुड़ियां पल्लवी की लाल बनारसी जोड़े के साथ एक अद्भुत रंग बिखेर रही थी। पल्लवी के पलंग के बीचों बीच घूंघट ओढ़े बैठी थी। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे अपनी चूड़ियों की खनक में भी अपना धड़कनें सुनाई दे रही थी। तभी दरवाजा धीरे से खुला और राघव ने अंदर कदम रखा। दरवाजे की कुंडी लगने की आवाज ने पल्लवी के भीतर एक मीठी सिरन पैदा कर दी। राघव धीरे धीरे चलकर पल्लवी के करीब आया। वह कुछ पल भर बस उसे निहारता रहा। उसने बेड पर बैठकर बहुत ही नाजाकत से पल्लवी के हाथों को अपने हाथों में लिया। राघव की उंगलियां जब पल्लवी की हथेलियों से छुई तो पल्लवी का पूरा शरीर कांप उठा। राघव ने धीरे से रेशमी घूंघट को ऊपर उठाया। चांदनी जैसी रोशनी में पल्लवी का हया से लाल चेहरा किसी मूरत जैसी लग रहा था। राघव ने उसकी ठुड्डी को ऊपर उठाया और उसकी आंखों में डूबते हुए बोला, पल्लवी, आज यकीन नहीं हुआ कि तुम सच में गोरी हो गई हो। राघव ने पल्लवी के बालों में सजे मोगरे के गजरे को छुआ और इसकी खुशबू को अपनी सांसों में भर लिया। उसने धीरे से पल्लवी के गले के हार की कुंडी खोली और उसने किनारे रखा। जैसे जैसे राघव के हाथ पल्लवी के आभूषणों को उतार रहे थे, पल्लवी का संकोच पिघलता जा रहा था। राघव ने उसके झुमकों को उठाकर उसके कानों के पास अपने होंठ ले जाकर फुसफुसाया, इन बरसों में मैंने हर इस रात इसी पल का ख्वाब देखा था। पल्लवी ने अपनी आंखें मूंद ली और राघव के कुर्ते को अपनी मुट्ठियों में कस लिया। राघव ने पल्लवी के चेहरे को अपने दोनों हाथों से प्याले में भर लिया। उसने बहुत ही धीरज के साथ पल्लवी के माथे को चूमा, फिर उसकी दोनों बंद आंखों पर अपनी मोहब्बत की मोहर लगाई। जब राघव के गर्म होंठ पल्लवी के होंठों से छुए तो वक्त ठहर गया। ये केवल शारीरिक मिलन नहीं था, बल्कि दो तड़पते हुए दिलों का एक दूसरे में समा जाना था। पल्लवी ने अपना सिर राघव के कंधे पर टिका दिया और उसकी पीठ पर अपनी उंगलियों से प्यार की इबादत कर लिखने लगी। राघव ने पल्लवी को अपनी गोद में उठाया और उसे आहिस्ता में बिस्तर पर लिटा दिया। कमरे की मध्यम रोशनी में दोनों एक दूसरे की बाहों में बंधे हुए थे।
राघव ने पल्लवी के बालों को सहलाते हुए उसे अपने सीने से लगा लिया। पल्लवी को महसूस हुआ कि राघव का सीना उसके लिए दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह है। राघव ने उसके कान के पास धीरे से कहा, मेरे पिता की उस छोटी सी दुकान ने मुझे मेहनत की सिखाई, पर तुमने मुझे जीना सिखाया। पल्लवी ने राघव के गले लगकर खुद को उसे पूरी तरह समर्पित कर दिया। उस रात उस बंद कमरे में विरह की अग्नि प्रेम की शीतल धारा में बदल गए। उन्होंने एक दूसरे के वजूद को महसूस किया और सुबह की पहली किरण तक वे एक दूसरों की बाहों में सिमटे रहे।